ठीक है, तो आपके जीके में एक टॉपिक है ये, एक तो था एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसी में था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ोगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है वो पढ़ोगे, इंडिया में कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पे उनके प्लांट्स हैं मेजर, उसके बारे में पढ़ेंगे। बस यही क्वेश्चन आपको आ सकता है। और मैंने थोड़ा सा लास्ट में पीडीएफ के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, वो भी इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो उधर से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बताओ मेरे को सबसे पहले, होती क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सी क्रांति? व्यापार, वो ट्रेड होता है। देखो, इंडस्ट्री का क्या काम होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना, है ना। हाँ, हाँ, अगर अदर देन एग्रीकल्चर, देखो पहले क्या था, अग्रेरियन सेक्टर हुआ करता था, है ना। तो अग्रेरियन सेक्टर में क्या है, अग्रेरियन सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं प्रोडक्शन का। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कि आपने जमीन में कुछ लगाया, कुछ उग गया। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो इंडस्ट्री है, जहां पे आप क्या करोगे। देखो इंडस्ट्री एक तो है कि एक वो इंडस्ट्री होती है जहां पे आप घर पे बैठ के कुछ बना रहे हो, ठीक है, लोकल लेवल पे। बट अगर आपको बड़े लार्ज स्केल में कुछ बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेसिकली कनेक्ट करते हैं विद द कमिंग ऑफ लार्ज मशीनरीज, कि जब हमने लार्ज मशीन्स का यूज करना स्टार्ट किया, स्टीम इंजन जब आया, उसके बाद जब जब हमें क्या हो गया, लेबर की जरूरत कम पड़ने लगी। ठीक है, और मशीन्स के थ्रू ज्यादा काम, ज्यादा स्पीड से काम होने लगा, जल्दी काम होने लगा, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक सोशल और इकोनॉमिक चेंज है फ्रॉम अग्रेरियन सोसाइटी टू अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो एक पहले अग्रेरियन सोसाइटी थी, अग्रेरियन सोसाइटी से हमने शिफ्ट किया टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहां पे हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग को क्या किया, बढ़ा दिया, मैन्युफैक्चरिंग का स्केल भी बढ़ा दिया। दूसरा, मैन्यु मैन्युफैक्चरिंग में लोगों की नीड कम हो गई, ठीक है, और मशीन्स की नीड जो थी वो बढ़ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो चीजें इसमें हैं, एक तो एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो। और दूसरा क्या है, इसी में और जो इकोनॉमी है आपकी वो रीऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी रीऑर्गेनाइज होने का क्या मतलब है आपका, कि अब जो इकोनॉमी है वो आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब आपकी इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो रीऑर्गेनाइज हुई ना इकोनॉमी। पहले इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, जितनी आपकी फसल होगी उसी के हिसाब से आपका देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके देश में फसल के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाएंगी तो फिर हम जो है किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे दुनिया में चार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं, कितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं, चार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, और तब क्या हुआ, कोल की डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई, कोल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो कोल की डिस्कवरी होने से क्या हो गया भाई, कोल की डिस्कवरी होने से कोल से आप क्या बना सकते हो, एनर्जी बना सकते हो, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। ठीक है, कोल से आप जो है अपने इंजन चला सकते हो। ठीक है, पहले पहले जो ट्रेन चलती थी, देखी है आपने वो ट्रेन जहां पे कोयला डाल डाल के इंजन में जो है वो ट्रेन चलती थी। हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो स्टीम इंजन जो है वो चलने लगे उससे। ठीक है, तो कोयले की डिस्कवरी से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई, ये था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई, ठीक है, स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम कोल से हट गए और एक और चीज की डिस्कवरी हुई, किसकी, सीएन, हाँ, नेचुरल गैस की भी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए एनर्जी के लिए। तो एक स्टेप हमने आगे मूव कर लिया अब कोल से। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो हमने एनर्जी, ये सब, इस सबसे हमें एनर्जी, इंडस्ट्री चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी, देखो एनर्जी जिसके पास है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा जल्दी। ठीक है ना। अब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं आ पाई अच्छे से,
क्योंकि यहां पे एनर्जी हम नहीं बना पाए उस लेवल की। ठीक है, इंडिया में अभी भी, अभी इस टाइम पे भी लार्जेस्ट एनर्जी बनाता है कोई तो कौन बनाता है? कोल ही, कोल से ही हम ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। तो कोल तो वहां पे कब बनाते थे? कोल से 18th सेंचुरी में। तो उतना पीछे हैं हम अभी। ठीक है, तो दुनिया ने मूव कर लिया कोल के बाद ऑयल पे, उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में न्यूक्लियर एनर्जी पे मूव कर लिया। किस पे? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उससे सब इंडस्ट्रीज चल रही हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनने लगी अब। ठीक है, आपके कंप्यूटर्स बनने लगे, मशीनरी सारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई। ठीक है, बिल्कुल लेबर की नीड बिल्कुल कम हो गई, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ये था थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1969 के बाद आया। ठीक है, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ? कम्युनिकेशन और इंटरनेट की डिस्कवरी। इंटरनेट की डिस्कवरी हुई, और इंटरनेट की डिस्कवरी के बाद कम्युनिकेशन बढ़ गई बहुत ज्यादा। ठीक है, और बड़े काम इजी हो गए। हाँ, इंटरनेट आया, प्लस रेन्यूएबल एनर्जी की भी हमने, अलग अलग एनर्जी के सोर्सेज को हमने डिस्कवर किया। हाँ, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो हमने एनर्जी के अपने जो सोर्सेज थे उनको क्या कर दिया? डाइवर्सिफाई कर दिया। जो पहले सिर्फ हम कोयले पे डिपेंडेंट थे, या सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थे, अब हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? अब हम, ये सारे क्या है? कोयला क्या है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि खत्म हो जाएगा ना एक दिन। कौन सी? यार जब आपके पास फोन्स आए, ठीक है, ये लेटेस्ट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जब आपके पास फोन, ऐसे दुनिया में मेरे को लगता है 1990s के बाद ही इंटरनेट, 1980s 90s के बाद ही इंटरनेट आना स्टार्ट हुआ। इंडिया में तो 2004-5 में शायद इंटरनेट आना स्टार्ट हुआ, फोन्स जब आए। ठीक है ना, उसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम नॉन रेन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, अब हमने सोर्सेज को डाइवर्स, क्योंकि नॉन रेन्यूएबल एनर्जी एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमने किस पे मूव किया? रेन्यूएबल एनर्जी पे मूव किया हमने। तो ये है चार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी एक फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी हम बात करते हैं, जहां पे क्या हो रहा है? अब देखो आप, हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोट सारा काम कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं। आप एआई को इंस्ट्रक्शन तो वही आपके लिए सब कुछ कर देती है ना? हो जाता है ना? तो ये फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जहां पे ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में कॉपरेशन की जरूरत है। ठीक है, समझ गए? पर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज में ऐसे ही आ गए हैं, जैसे इधर लिस्ट बनाई है हमने। कोई कोई कंट्रीज अभी पीछे हैं बड़ी, और कोई कोई कंट्रीज आगे हैं बहुत। समझ में आया? तो अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कैसे कैसे हुई है। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो कैसे कैसे हुई। इंडिया में 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। क्या बनाई गई? हाँ, नेहरू जी के टाइम पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, और जिसके बाद हमने कोशिश की कि हम कैसे इंडस्ट्रीज को चलाएं यहाँ पे। और गवर्नमेंट ने देखो, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स थे, तो 1947 से पहले पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, है ना? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया उतना ज्यादा। ठीक है, ये क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करते थे? बेसिकली रॉ मटेरियल यहाँ से लेते थे, और उस रॉ मटेरियल को यूरोप में जाके उसके प्रोडक्ट्स बनाते थे, और फिर वो बेचते थे। तो इंडिया में उन्होंने ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया, कुछ इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, लेकिन बड़ी हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं हुई उनके टाइम पे। ठीक है, हालांकि बॉम्बे में पहला स्टीम पावर्ड कॉटन मिल लगी। ठीक है, कब? 1854 में। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में, कॉटन मिल पहली बॉम्बे में लगी थी। फिर 1850 से लेकर 1914 तक हमने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ग्राउंड वर्क, ग्राउंड वर्क क्या मतलब? कि रेलवेज बिछा दी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा अच्छा किया, ताकि इंडस्ट्रीज कल को लगे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बट कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं लगी। फिर 1914 से 1947 के बीच में कुछ हैवी इंडस्ट्रीज लगी इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगी? जैसे स्टील और केमिकल्स की कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी इंडिया में। ठीक है, बट कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई तब भी। जो इकोनॉमी थी, इट वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली, और एग्रीकल्चर में भी इन्होंने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं की। ठीक है, और 1947 से 1991 के बीच में इंडिया की, यहां पे इंडिया आजाद हो गया, और इंडिया आजाद होने के बाद नेहरू जी ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई कि हम कैसे इंडस्ट्री यहाँ पे चाहते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया? क्योंकि सोशलिज्म की तरफ थोड़ा उनका बेंट था, तो उन्होंने क्या किया? जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनकी ओनरशिप अपने पास रखी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेट पैटर्नेज, कि स्टेट जो है सब इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रख लिए। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस टाइम पे डेवलप हुई। जो जितनी भी मेजर कंपनीज थी उन सबकी ओनरशिप किसके पास थी? सरकार के पास। इसी इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज इंडिया में था।
कि हमें कोई भी काम करना है तो किससे पूछना पड़ेगा? सरकार से पूछ के ही करना पड़ेगा, सरकार के अंडर रह के ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे भी इंडस्ट्रीज काफी अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं हो पाई। और इंडिया में इस टाइम में काफी वॉर्स हुई। 1947 में पहले पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, फिर 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ दोबारा वॉर हुई, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर वॉर हुई, फिर 1999 में फिर वॉर हुई। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, काफी वॉर्स हैं, तो इकोनॉमी काफी क्या है, हिली हुई है इस टाइम। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा कंट्रोल है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं उभर पा रहा है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं डेवलप हो पाया इस टाइम पे भी इतना खास। ठीक है, उसके बाद 1991 में इस चीज की रियलाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट को हुई कि अगर हमें हमारे देश की इकोनॉमी को सुधारना है तो हमें कुछ रिफॉर्म्स तो इंडिया में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने रिफॉर्म्स लाए इकोनॉमी में, जिनको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। जिनको एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है कि हम प्राइवेट कंपनीज को अब क्या करेंगे, आजादी देंगे, फ्रीडम देंगे काम करने की। ठीक है, बाहर से भी कोई आके यहाँ पे कंपनी सेटअप करना चाहता है तो उसको हम करने देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बाहर से कंपनीज यहाँ पे आके काम कर रही हैं उनके लिए जो एफडीआई की लिमिट थी उसको बढ़ाया कि वो कितना यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो कंपनीज को सरकार ने उन किया था, सरकार ने उनकी क्या कर दी, प्राइवेटाइजेशन, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर को देने से क्या हुआ, जो ये कंपनीज जो पहले गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में काम कर रही थी, अच्छे से नहीं कर रही थी, वो कंपनीज थोड़ा अच्छे लेवल पे काम करने लगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब अब हमने दूसरी कंट्रीज के साथ ओपन ट्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, पहले हम थोड़ा क्लोज्ड इकोनॉमी थे। ठीक है, कोई भी कंट्री यहां पे इतने आराम से ट्रेड नहीं कर सकती थी, बड़ी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी। तो गवर्नमेंट ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया, हटाया, कम किया, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो आईएमएफ ने बेसिकली हमें बोला था कि आप ये रिफॉर्म्स लेके आओ, तभी आपकी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 15 से 16% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वैसे ही ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 28 to 29% हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और देश की कितनी जनसंख्या इसमें इंप्लॉयड है, कितनी इंप्लॉयमेंट कितनी देता है ये, 26.12% लोगों को इंप्लॉयमेंट देता है ये। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हमें देश में इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना है और देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि यहां पे हमारे पास गुंजाइश बड़ी है। अभी 28% है, इसको हम 50%, 60% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम आगे लेके जाएंगे तो इंप्लॉयमेंट भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है कि नहीं होती है। तो ये लार्ज स्केल पे इंप्लॉयमेंट हमें देता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया में ऐसी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोर हैं, जिनके बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर चल ही नहीं सकता। कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले कोल। कोल मैंने आपको अभी भी बताया कि इंडिया में अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे ज्यादा पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है, कोल से जनरेट होती है। ठीक है, कोल के बाद दूसरा क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समझ रहे हो ना, कच्चा तेल। कच्चे तेल की रिफाइनरी करते हैं हम, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, वही गैस जो ये क्रूड ऑयल जहां पे होता है उसके ऊपर जो गैस इकट्ठी होती है उसी को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। अब नेचुरल गैस के बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये जो क्रूड ऑयल है इसके रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स। ठीक है, ये सब रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद स्टील। स्टील तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, बिल्कुल फाउंडेशन है। स्टील के बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, सरिये के बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो स्टील इंडस्ट्री बड़ी जरूरी है। उसके बाद सीमेंट। सीमेंट के बिना भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बहुत जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल कोर है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो काम चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। तो ये कोर इंडस्ट्रीज हैं, याद रहेंगी कौन कौन सी, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये याद रखना, कोर इंडस्ट्रीज। अब हम इंडिया में देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं और कहां कहां पे उनकी लोकेशन। ठीक है, ये जो स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, इनकी लोकेशंस अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मेजर इंडस्ट्री सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में, मेजर इंडस्ट्री।
ठीक है। और आयरन एंड स्टील के अलग अलग प्लांट्स हैं जहां पे आयरन ओर को क्या किया जाता है, उसमें से आयरन को निकाला जाता है, फिर उधर से स्टील को बनाया जाता है। स्टील बनाया जाता है ना आयरन से ही, ठीक है, आयरन में कार्बन डाल के उसमें स्टील बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला प्लांट कौन सा है, टिस्को। टिस्को क्या है, ये टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है। कौन फाउंडर थे इसके, जमशेद जी टाटा, जिन्होंने ये टाटा जो कंपनी है ये स्टार्ट की थी, जमशेद जी टाटा। ठीक है। कहां पे है ये प्लांट, जमशेदपुर झारखंड में। कहां पे है, जमशेदपुर झारखंड में। जितने भी आप स्टील के प्लांट देखोगे मैक्सिमम आप देखोगे कौन से एरिया में है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यही एरिया में मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। सेकंड कौन सा है, इसको। इसको क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको कहां पे है ये स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल में। कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट कौन सा है, राउरकेला। राउरकेला स्टील प्लांट कहां पे है, उड़ीसा में। ये हमने जर्मनी की हेल्प से बनाया हुआ है। किसकी हेल्प से बनाया है, विद कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट कौन सा है, भिलाई स्टील प्लांट। कौन सा स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट। और ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। और ये हमने रशियन कोलैबोरेशन से बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट ऐसे याद रखना, दुर्गा फेस्टिवल कहां पे होता है, वेस्ट बंगाल में। तो दुर्गा स्टील प्लांट जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पे, वेस्ट बंगाल में है। ये हमने यूके की कोलैबोरेशन से बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट। ये हमने रशियन कोलैबोरेशन से बनाया और ये कहां पे, झारखंड में है। याद रहेंगे। ठीक है, मैंने मेजर मेजर ही लिखे हैं, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इसको और टिस्को। हाँ हाँ, ठीक है, साउथ इंडिया में भी है, लेकिन यही याद रखो आप फिलहाल। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। कॉटन का ही एक दूसरा नाम भी क्या है, मजलिन। क्या नाम है, मजलिन। ठीक है। 1854 में पहला कॉटन मिल लगी थी कहां पे, मुंबई में। कहां लगी थी, मुंबई में लगी थी। ठीक है। और 1947 तक इंडिया में कितनी मिल्स लग चुकी थी, 423 मिल्स इंडिया में लग चुकी थी। पर देश हमारा जैसे ही आजाद हुआ ना, देखो यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई कि ज्यादा जो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स थी वो कहां चली गई, मिल्स तो इंडिया में ही रही, बट जहां से आता था कॉटन वो ज्यादा एरिया कहां चला गया, वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। वेस्ट पाकिस्तान कौन सा था, जो अभी पाकिस्तान है। ठीक है। वहां पे ज्यादा जो है कॉटन ग्रोइंग रीजन सारा वहां चला गया। ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसको सेटबैक मिला काफी। ठीक है। मेजर सेंटर्स कहां कहां पे इंडिया में कॉटन मिल्स हैं, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर और कोल्हापुर। ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ही ज्यादा कॉटन मिल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स तमिलनाडु में है, पर ये याद रखें। ठीक है। सबसे ज्यादा मिल्स कहां पे हैं, तमिलनाडु में। ठीक है। तीसरी इंडस्ट्री कौन सी है, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है। इंडिया दुनिया का 8% शुगर प्रोड्यूस करता है। कितना, 8% शुगर प्रोड्यूस करता है। और अच्छा, शुगर मतलब शुगर केन से कितना शुगर आता है, जैसे 100% शुगर केन है आपके पास, तो उसमें से कितना परसेंट शुगर निकलेगी, 9 से 12%। जैसे 100 किलो अगर शुगर है, शुगर केन है, तो 100 किलो गन्ने से कितना किलो शुगर निकलेगी, 9 से 12 किलो शुगर निकलेगी। ये रेशो होती है इसकी। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा शुगर कहां प्रोड्यूस की जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है। शुगर इंडस्ट्री को हम वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। वेट लूजिंग इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शुगर इंडस्ट्री हमेशा हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे शुगर केन होगा। जहां पे शुगर केन है उसके पास में ही शुगर मिल लगाई जाएगी। तो इस ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ में ही लगती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ कौन सा है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी हम बड़ी सारी चीजें बनाते हैं। बनती है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, क्या क्या बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, हाँ, जैसे पॉलीमर्स बनते हैं आपके। ठीक है। पॉलीमर्स से क्या क्या बनते हैं, लिफाफे, पॉलीथीन्स, ये जितने भी चीजें जिसमें पॉली लगा होता है ये सब क्या है, हाँ, ये किससे बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो आप कपड़े मैक्सिमम आप पहनते हो आजकल। कपड़े देखो, या तो कॉटन के पहनोगे, या जूट के, या फिर सिल्क के भी, और फिर या तो किसके होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है। जो ऐसे कपड़े जिनको ऐसे ऐसे रब करने से ना उनमें से आग निकलती है, देखे ऐसे कपड़े आपने, ऐसे कंबल भी आपने अपने घर में देखे होंगे, तो वो सारे समझ लो सिंथेटिक फाइबर का उसमें यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ये बेसिकली, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। जो आप ये स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट देखते हो ना, देखते हो स्पोर्ट्स वाली टी शर्ट, बड़ी स्ट्रेचेबल टी शर्ट, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है ये।
ठीक है। उसके बाद इलास्टोमर्स भी, ऐसे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे, कौन कौन बनाता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाती हैं, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, इंडियन ऑयल, गेल, ऐसी बड़ी सारी कंपनीज हैं जो ये बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये बेसिकली सर्विस सेक्टर में आता है हमारा। ठीक है। और सर्विस सेक्टर ही हमारा सबसे ज्यादा किसको कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी को। ठीक है ना। तो सर्विस सेक्टर में आता है, और ये आईटी सॉफ्टवेयर जो कंपनीज के लिए काम करते हैं, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर को सही करना, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ये सब। और इसके ज़्यादातर हमारे कहाँ काम होता है ये सॉफ्टवेयर्स का? यहाँ तो गुरुग्राम में इंडस्ट्री है, या फिर बेंगलुरु में। ठीक है। जो आईटी कंपनीज जितनी भी ये काम करती हैं। हाँ, बेंगलुरु को हम आईटी हेड भी बोलते हैं, इंडिया की आईटी स्टेट जो। ठीक है। तो मेजर मेरे को यही इंडस्ट्रीज लगी, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है। अब ये कुछ स्कीम्स हैं जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। जो हमने इंडस्ट्रीज को अच्छा करने के लिए, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम्स लॉन्च किए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएलआई स्कीम। कौन सी स्कीम है? पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। कि आप जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे एक साल में, उसके बेसिस पे अगले साल आपको सरकार क्या देगी? कुछ इंसेंटिव देगी। समझ रहे हो? कुछ आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी? ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी तो ज्यादा काम करेंगी, ज्यादा इंप्लॉयमेंट देंगी, और इससे इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। समझ आया? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये। ठीक है। तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? सबसे पहले 2020 में इंट्रोड्यूस की थी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा अच्छा करने के लिए हमने ये की हुई है। ठीक है। तो इसमें देख लो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें हमने पीएलआई स्कीम देने की बात की है। ठीक है। ऐसे कितने सेक्टर हैं ये गिन लेना, मेरे हिसाब से 14 हैं कि 17 हैं। तो जैसे ड्रोन्स बनते हैं, ठीक है, तो ड्रोन्स जो कंपनी बना रही है उनको हमने ये स्कीम दी हुई है। फिर जो ये बैटरीज बना रहे हैं, उसके बाद टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग में, ठीक है, फार्मा में, वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील, सोलर फोटो, ऐसे बड़े टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मा, ड्रग्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल गाड़ियों के साथ, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस। तो ये सब जो भी इंडस्ट्रीज इन सब में काम कर रही हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं? इंसेंटिव दे रहे हैं। हाँ, पीएलआई के थ्रू। ठीक है। तो एक साल उनकी प्रोडक्शन देखेंगे कितनी हुई, अगर उन्होंने पिछले साल से प्रोडक्शन अपनी बढ़ाई है तो उनको हम अगले साल क्या देंगे? कुछ इंसेंटिव देंगे। ठीक है ना, समझ गए? दूसरी स्कीम कौन सी है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे देश में देखो क्या है, सेमीकंडक्टर की बड़ी जरूरत है। सेमीकंडक्टर की जरूरत कहाँ है? जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियां हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आजकल। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबसे ज्यादा यूज होता है चिप्स का। चिप्स बनती है ना, और ये चिप्स बनती हैं सेमीकंडक्टर। ये चिप्स जो हैं जिसकी बनती हैं, उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। और हमारे देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है। हमें सेमीकंडक्टर क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अच्छा करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली सरकार क्या कर रही है कि जो भी चिप मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, उसको कुछ क्या देगी? उसको, जिसने भी सेमीकंडक्टर में अपना प्लांट लगाना है, तो सरकार उसको लोन देती है। ठीक है, सस्ते लोन उसको देती है। तो लोन यहां पे लिखा हुआ है कितना है? चलो छोड़ो, ये कितना लोन देती है वो छोड़ो। बस इसमें याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है। और ये भी इंसेंटिव देने की बात करती है उन कंपनीज को जो भी सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर लैब्स लगाएंगे, ठीक है, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाएंगे। और ये स्कीम 6 साल के लिए हम बना रहे हैं। 6 साल के लिए हम उनको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से। ठीक है, समझ में आया? ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सेमीकंडक्टर्स में काम कर सकें, ठीक है, ज्यादा उसकी डेवलपमेंट इंडिया में हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया, ये बेसिकली फ्रीट कॉरिडोर्स हैं। फ्रीट कॉरिडोर्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बीच में हमने क्या होता है, अब एक इंडस्ट्री को
दूसरी इंडस्ट्री के साथ में कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि इनको पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह या रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए। तो हमने फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, जहां पे सिर्फ ये क्या होगा, जो माल गाड़ियां हैं वो चलेंगी ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ठीक है, ईस्टर्न है, ठीक है, तो उन्हीं के नाम लिखे हैं। जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है खड़गपुर से लेके विजयवाड़ा तक, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में भी दो हैं, एक पालघाट से डनकुनी, फिर राजखारसवान से अंडोल, फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है विजयवाड़ा से इतरसी। ठीक है, ये कुछ कॉरिडोर्स के नाम है। अब कुछ और स्कीम्स भी हैं जो हमने यहाँ पे इंडिया में, हमने मेक इन इंडिया मोदी जी ने यहाँ पे चलाया था, है ना, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का क्या काम है भाई, कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, है ना, मेक इन इंडिया। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये स्टैंड अप इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके लिए है, एससी और एसटीज के लिए, जो अपना इंडस्ट्रियल कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करेगी सरकार, सपोर्ट करेगी। ठीक है, किसके अंडर, सिडबी के अंदर। सिडबी क्या है, हाँ ये स्टैंड अप, जैसे स्टार्टअप इंडिया है उसमें सब कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अप एससी एसटीज के लिए अलग से हमने किया हुआ है कि उनको ज्यादा प्रमोशन की जाए। ठीक है, जैसे मुद्रा योजना है, मुद्रा में क्या होता है, आपको सस्ते लोन मिलते हैं ना, ये हमने स्कीम्स में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, मुद्रा योजना में तो आपने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या मिलेगा, सरकार की तरफ से सस्ता लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी मिलती है। इमरजेंसी, ये भी जो एमएसएमई सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उनको क्या मिलेगा, इमरजेंसी, उनको फंड चाहिए कोई, तो उनको वो फंड सरकार जो है वो बैंक के थ्रू सैंक्शन करवाती है। ठीक है, फिर ये रैंप स्कीम है, इसमें भी जो है सरकार जो है वो क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी सब ये स्कीम्स जो हैं, ये सब क्या हैं, किसके लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो इंडिया में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हो, ग्रो करें वो। ठीक है, समझ में आया। तो इतना ही है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर आपका एक ही टॉपिक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो इंडस्ट्री से क्वेश्चन आएगा या फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, तो इससे ज़्यादा पढ़ना मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, इतना सा पढ़ो, ये काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो बन गई।